हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एएच क्लासेस। और आज हम अपनी इस वीडियो में कोशिका संरचना के चैप्टर से टॉप क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट होते हैं। तो गाइस, यहाँ हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्या दिया फर्स्ट क्वेश्चन? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाती है? तो कोशिका का अध्ययन जो है कहलाती है साइटोलॉजी। ठीक है, क्या कहलाती है? साइटोलॉजी कहलाती है। और यदि क्वेश्चन में आता है ऊतकों का अध्ययन किसे कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। किसे कहते हैं? हिस्टोलॉजी को कहते हैं ऊतकों का अध्ययन को। ओके, अब देख सकते हैं हमें दिया गया है, क्या दिया गया है डिटेल में, कि कोशिका जो है जीवन की मौलिक इकाई है। कोशिका जीवन की मौलिक इकाई है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है उसे हम कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी कहते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछता है पेपर में कि इसके जनक कौन है? कोशिका विज्ञान के जनक कौन हैं? तो रॉबर्ट हुक इसके जनक कहे जाते हैं। रॉबर्ट हुक कोशिका विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। ओके गाइस, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। गाइस, हमें अगला क्वेश्चन दिया गया है। क्या क्वेश्चन दिया गया है? यूकेरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? यूकेरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, हमें ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है फास्फोलिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? फास्फोलिपिड की बनी होती है गाइस। ओके, अब यहाँ देख सकते हैं हमें दिया गया है कि प्लाज्मा झिल्ली एक अर्धपारगम झिल्ली है। प्लाज्मा झिल्ली एक अर्धपारगम झिल्ली है। फास्फोलिपिड की झिल्ली दो परतों की बनी होती है। फास्फोलिपिड की झिल्ली दो परतों की बनी होती है जो कोशिका के चारों तरफ रहती है। ज़्यादातर फास्फोलिपिड में क्या होता है? डाइग्लिसराइड तथा फास्फेट ग्रुप पाए जाते हैं। किसमें? फास्फोलिपिड में, जिन्हें हम कॉलिन कहते हैं। जिन्हें हम कॉलिन कहते हैं। पहली बार ये कहाँ पाई गई थी? पहली बार ये अंडे की यॉक में पाई गई थी। पहली बार ये अंडे की यॉक में पाई गई थी। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन का आंसर। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर गाइस। तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्या दिया है? ये दिया है कि हमें निम्न में से कौन सा जीव द्रव अंग यूकेरियोटिक कोशिका में प्रोकैरियोटिक कोशिका के समान माना जाता है? इनमें से कौन सा जीव द्रव अंग है? तो इसका राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया माना जाता है। कौन माना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया जो है यूकेरियोटिक कोशिका में प्रोकैरियोटिक कोशिका के समान माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एक जीव द्रव अंग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका के समान यूकेरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। लिन मार्गनेलिस के अनुसार माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक यूकेरियोटिक कोशिका में प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर सहजीवन से विकसित हुई है। ठीक है, तो हमें इतना याद रखना है कि कभी भी क्वेश्चन में अगर आता है कि इनमें से कौन सा जीव द्रव अंग यूकेरियोटिक कोशिका में प्रोकैरियोटिक कोशिका के समान माना जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया माना जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर गाइस। तो हमें यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्या दिया है कि कोशिका तथा ऊतक के मरने को क्या कहते हैं? मतलब जब शरीर जीवित रहता है और उसमें कोशिका ऊतक मर जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं नेक्रोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? नेक्रोसिस कहते हैं। ये सब गाइस सभी आईएमपी क्वेश्चन है जो एग्जाम में रिपीट हुए हैं। एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है। इसके अलावा रेलवे एनटीपीसी में भी आ सकते हैं। तो इस सब क्वेश्चन को अच्छे से रिविजन करिएगा। हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए आपके। ठीक है, तो इसमें दिया गया है कि जीवित शरीर में कोशिका तथा ऊतक के मरने को क्या कहते हैं? नेक्रोसिस कहते हैं। हमें यहाँ दिया गया है कि कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं जो अंगों का निर्माण करते हैं। ऊतकों का जीवित शरीर में मर जाना नेक्रोसिस कहलाता है। यह अभियोजित कोशिका या ऊतक की मृत्यु है। यह अभियोजित कोशिका या ऊतक की मृत्यु है। नेक्रोसिस के बाद कोशिका एक एवं ऊतक क्या होते हैं? जब ये मर जाते हैं तो शरीर में कुछ हानिकारक रसायन निकालते हैं जो पास की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। मतलब जब ये जीवित शरीर में मर जाते हैं कोशिका ऊतक तो एक हानिकारक रसायन निकालते हैं जो पास की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं और इन्हें हम नेक्रोसिस कहते हैं। ओके, अब हम पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमें यह नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कोशिका का ऊर्जा घर मतलब पावर हाउस कौन कहलाता है? इनमें से कौन कोशिका का ऊर्जा घर पावर हाउस कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। कौन कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है कोशिका का ऊर्जा घर पावर हाउस। ठीक है, तो हम देख सकते हैं दिया गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर मतलब पावर हाउस कहते हैं जो एटीपी के रूप में क्या करता है? एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण करता है। किसके रूप में करता है? एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण करता है। इसमें अपना स्वयं का डीएनए पाया जाता है और इसकी खोज बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि इसकी खोज और नामकरण किसने किया था? तो गाइस इसकी खोज ऑल्टमैन ने किया और इसका नामकरण सी बेंडर ने किया था। इसकी खोज किसने की? इसकी खोज की ऑल्टमैन ने और इसका नामकरण किया था सी बेंडर ने। ओके, आईएमपी क्वेश्चन है, हो सकता है एग्जाम रिपीट कर दे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर गाइस। तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्या दिया नेक्स्ट क्वेश्चन? कोशिका की कौन सी संरचना में सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने का रंजक
पाया जाता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने का रंजक पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है हरित लवक। हरित लवक में क्या होता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने का रंजक पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ दिया गया है कि हरित लवक एक ऐसा कोशिका अंग है जिसमें सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने का रंजक पाया जाता है। किसमें? हरित लवक में, ठीक है, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। इसमें क्या कहते हैं? इसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये हरे पौधे और शैवालों में पाए जाते हैं। हरे पौधे और शैवालों में पाए जाते हैं। और गाइस इसे हम कोशिका की रसोई भी कहते हैं। कोशिका की रसोई भी किसे कहते हैं? हरित लवक को कहते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण में भाग लेते हैं। इस वजह से हमें इसे कोशिका की रसोई कहते हैं। किसे? हरित लवक को। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। गाइस तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन जीवित सबसे छोटी कोशिका है? जीवित सबसे छोटी कोशिका, यहाँ पूछ रहा है जीवित सबसे छोटी कोशिका। एक और पूछता है तो सबसे छोटी कोशिका, यहाँ पूछा है जीवित सबसे छोटी कोशिका। तो इसका राइट आंसर होगा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जीवित सबसे छोटी कोशिका है गाइस। ओके, हम यहाँ देखो दिया गया है कि दुनिया की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है। दुनिया की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है, जिसे PPLO मतलब कि प्लोरो न्यू मोनिक लाइक ऑर्गेनिज्म कोशिका कहते हैं। माइकोप्लाज्मा किस संघ में आता है? ये आता है जीवाणु संघ में। माइकोप्लाज्मा जीवाणु संघ में आता है। इसमें क्या होता है? कोशिका भित्ति का अभाव होता है। इसमें क्या होता है? इसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। ओके, तो अगर क्वेश्चन में आता है कि जीवित सबसे छोटी कोशिका किसे कहते हैं या कौन सी होती है, तो माइकोप्लाज्मा होती है। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है गाइस कि DNA का अवलोकन पहली बार किसने किया था? किसका? DNA का अवलोकन पहली बार किसने किया था? DNA का अवलोकन। तो गाइस यहाँ में इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑर्थन कॉर्नबर्ग ने किया था। DNA का पहली बार अवलोकन किसने किया था? ऑर्थन कॉर्नबर्ग ने किया था। अब यहाँ देख सकते हैं दिया गया है कि ऑर्थन कॉर्नबर्ग एक जैव रसायन शास्त्री थे। कौन थे? जैव रसायन शास्त्री थे, जिन्होंने चिकित्सक जगत में योगदान हेतु सन 1969 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्होंने DNA की जैव संश्लेषण में पहली बार DNA का अवलोकन किया। तो गैस अगर कभी भी क्वेश्चन पूछता है कि DNA का अवलोकन पहली बार किसने किया था, तो इसका राइट आंसर है ऑर्थर कॉर्नबर्ग ने किया था। ओके, IMP क्वेश्चन है, रिपीट कर चुका है एग्जाम में। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर गाइस। तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन उत्तक संवर्धन को सही दर्शाता है? किसको? उत्तक संवर्धन को सही दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर होगा कृत्रिम माध्यम से जंतु उत्तकों का संश्लेषण। कृत्रिम माध्यम से जंतु उत्तकों का संश्लेषण। ओके, अब देखिए हमें दिया गया है कि उत्तक संवर्धन जो है एक कृत्रिम माध्यम है जिसमें हम कोशिकाओं की वृद्धि कराते हैं। इसमें क्या करते हैं? हम कोशिकाओं की वृद्धि कराते हैं और फिर इन कोशिकाओं को अलग करते हैं। ये सामान्यतः जंतु उत्तकों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जंतु उत्तकों में पाया जाता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछता है हमें कि उत्तक संवर्धन का जनक किसे कहते हैं? तो ये जर्मनी के वनस्पतिक वैज्ञानिक हैं जिसका नाम है हैम्बल लैंटेने। हैम्बल लैंटेने को उत्तक संवर्धन का जनक कहते हैं। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। क्या दिया हमें? दिया है कि किस पेड़ की छाल का उपयोग हम मसालों में करते हैं? किस पेड़ की छाल का उपयोग मसालों में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है दालचीनी। किसका? दालचीनी का उपयोग हम मसालों में करते हैं। ठीक है, जो छाल होती है वो छाल तने की बाहरी परत होती है। किसकी परत होती है? तने की बाहरी परत होती है। ये बाहर के संवहन उत्तक से बनी होती है। किससे? संवहन उत्तक से बनी होती है। दालचीनी को एक मसाले की तरह प्रयोग करते हैं। इसको दालचीनी को एक मसाले की तरह प्रयोग करते हैं जो भोजन के में स्वाद और खुशबू को बढ़ाता है। जो भोजन में स्वाद को और खुशबू को बढ़ाता है, इस वजह से हम इसका उपयोग जो है मसालों में करते हैं। ओके गाइस, तो ये रहा मैं हमारे इस वीडियो के टॉप क्वेश्चन, और भी हम क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपनी ओके गाइस, थैंक यू।